हेलो एवरीवन। मैं सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपके साथ आज लेक्चर नंबर 4 में हैं, जिसमें हम लोग आपको एफएम को रिवाइज करा रहे हैं। आज हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, ये एक यूनिट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, उसको हम रिवाइज करेंगे। ये यूनिट काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें कुछ अच्छे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे हम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से करवाने वाले हैं। आप यहाँ नोट्स देख पा रहे हैं। इन नोट्स का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जिससे कि आप इन नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकें। मैं थोड़ा सा यहाँ नोट्स को अब बड़ा कर रहा हूँ, जिससे कि आपको रेलिवेंट पोर्शन जो हम कर रहे हैं वो आपको दिखता रहे। हम आपके साथ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल को कर रहे हैं। देखिए, जो रिसीवेबल होता है वो क्रेडिट सेल का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जैसे जब हम अपना सामान उधार में बेचते हैं तो गुड्स तो दे दिए, लेकिन कस्टमर अब हमें कुछ टाइम के बाद पैसे पे करेगा। उस अमाउंट को हम बोलते हैं रिसीवेबल, जब तक वो रिसीव नहीं हो जाता, या आप उसको डेटर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर हम जो चीज़ें सीखेंगे वो इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड सीखेंगे। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। जो हमारे चैप्टर का नाम है एक तरह से मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, इसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मीनिंग जो होता है रिसल मैनेजमेंट का, वो होता है पीसी। पीसी का मतलब होता है पीसी का मतलब होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। पीसी का मतलब होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग किस चीज का? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट्स ओड टू द फर्म बाय कस्टमर्स ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। यानी कि यहां पर हम प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं अपने उधार के सेल के अमाउंट से रिलेटेड। यानी कि कोई भी कंपनी जब उधार में सामान बेचती है तो उनको कितना पैसा कब अपने कस्टमर से लेना है, उसके बारे में प्लान और कंट्रोल करना, इस चीज को बोलते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। यानी कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, आपको वर्ड याद रखने हैं पीसी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट्स ओड टू द फर्म फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसेल मैनेजमेंट का वो होता है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज किसको करना? आरओआई को। ऑप्टिमाइज करना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहां पे इन्वेस्टमेंट? इन दीज एसेट्स। दीज एसेट्स यानी कि रिसीवेबल, डेटर्स। हमें अपनी रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना है आरओआई को। आरओआई कहां पर? इन दीज एसेट्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा लार्ज अमाउंट रिसीवेबल के अंदर टाइड अप होगा तो ऐसे में बेड डेप्ट्स और कलेक्शन एक्सपेंसेस ज्यादा लगेंगे। लेकिन मान लीजिए हम अपना कुछ कम अमाउंट रिसीवेबल में टाइड अप करते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबा क्रेडिट नहीं देते, या मोस्टली सेल हम कैश पे कर रहे हैं या शॉर्ट क्रेडिट दे रहे हैं। ऐसे में हमारी सेल कम होगी एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर। अब इसमें क्या होगा? हमारा रेवेन्यू, हमारा प्रॉफिट कम रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर ज्यादा लंबा उधार देकर ज्यादा सेल कर लेगा। तो हमें यहां पर एक ऑब्जेक्टिव फॉलो करना है, और वो है ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स। मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि हम रिसीवेबल के अंदर अपना कितना अमाउंट ब्लॉक करें या इन्वेस्ट करें। ज्यादा ब्लॉक करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बेड डेट्स, कलेक्शन एक्सपेंस ज्यादा होंगे, और कम करेंगे तो हमारी सेल कम होगी। हमें इनके कॉम्बिनेशन को ट्रेड ऑफ करना है, ऑप्टिमाइज करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स के तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक क्रेडिट पॉलिसी, एक क्रेडिट एनालिसिस, और एक कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक क्रेडिट पॉलिसी, कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब क्रेडिट पॉलिसी के अंदर तीन चीजें डिसाइड की जाती हैं। एक क्रेडिट स्टैंडर्ड, दूसरा क्रेडिट टर्म्स, और तीसरा कलेक्शन एफर्ट्स। अब क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होता है? यहां पर कंपनी को कुछ स्टैंडर्ड लेट डाउन करने पड़ते हैं कि वो कितना क्रेडिट देंगे, लाइक 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं उधार की सेल के लिए। एक होता है क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म का मतलब हम कितने समय का क्रेडिट दे रहे हैं, और जो लोग जल्दी पेमेंट करेंगे उनको हम कितना डिस्काउंट देंगे। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से लिखा होता है 2/10 नेट 60। इसका मतलब यह है
हम 60 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई 10 दिन में पे कर दे तो उसको 2% डिस्काउंट। मैं इसको लिख के दिखाता हूं, 2/10 नेट 60। इसका मतलब है 60 डेज का उधार है, बट अगर आप 10 दिन में पे करते हैं तो 2% डिस्काउंट। तो एक तरह से क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हम क्रेडिट स्टैंडर्ड फाइंड आउट करते हैं, क्रेडिट टर्म फाइंड आउट करते हैं, और एक कलेक्शन एफर्ट, यानी कि हम अपने पैसे को किस तरह से कलेक्ट करेंगे। एक होता है क्रेडिट एनालिसिस। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर उधार में सेल करें तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। क्रेडिट एनालिसिस के अंदर हमें क्रेडिट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमसे उधार में सामान मांग रहे हैं, तो हम उनका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, क्रेडिट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। और एक होता है कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। यहाँ पर कंपनी की एक सूटेबल कलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, तभी वो अपने रिसीवेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कलेक्शन पॉलिसी ठीक नहीं है तो कलेक्शन एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं, बेड डेट ज़्यादा हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा होने से लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो कुल मिला के 3 एस्पेक्ट हुए, एक क्रेडिट पॉलिसी, एक क्रेडिट एनालिसिस, एक कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। क्रेडिट पॉलिसी शुड बी बैलेंस्ड, जिसमें 3 चीजें फाइंड आउट करते हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म और कलेक्शन एफर्ट। क्रेडिट एनालिसिस के अंदर हम ये एनालाइज करते हैं कि हमें उधार में सामान बेचना चाहिए कि नहीं, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ड्यू डिलिजेंस वगैरह। और कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल के अंदर सूटेबल कलेक्शन पॉलिसी हो, जिससे रिसीवेबल बहुत ज्यादा इंक्रीज ना कर जाए। एक बार नोट्स में से देखते हैं। क्रेडिट पॉलिसी, decision of credit standard, credit terms and collection effort is included in credit policy. Credit analysis, finance manager to determine as to how risky is to advance credit to a particular party. Control of receivable, it includes laying down of credit policy and execution of such policies. नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी। मैं आपको बताता हूं, क्रेडिट पॉलिसी 2 तरह की होती है। एक होती है लीनियंट, यानी कि लिबरल, यहाँ पे कंपनी बहुत लंबे समय का उधार देती है। एक होती है टाइट, टाइट को आप बोल सकते हैं स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे कंपनी बहुत शॉर्ट क्रेडिट देती है या ना के बराबर क्रेडिट देती है। जो क्रेडिट की जो रिसीवेबल की क्वांटिटी और क्वालिटी होती है, वो इन्हीं पॉलिसी पे डिपेंड करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रही है तो रिसीवेबल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और क्वालिटी बेकार होगी, क्योंकि इसमें डिफॉल्टर्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कंपनी मान लीजिए स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है तो इसमें रिसीवेबल की क्वांटिटी कम होगी और जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होगी। एक बार पढ़ के देखते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी। लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी सेल्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर ऑन वेरी लिबरल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड, बहुत लिबरल टर्म्स होती हैं, लंबे समय का उधार देते हैं। स्ट्रिंजेंट sells on credit only to those customer who have proper credit worthiness and who are financially sound. सभी को उधार नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, स्पेसिफिक कुछ लोगों को दे देते हैं। वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट अ कंपनी मेक्स इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अब जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, क्रेडिट टर्म्स, कैश डिस्काउंट, policy of firm of selecting credit customer, paying practice and habits of customer, firm's policy and practice of operating efficiency। एक बार यहाँ पे एक लाइन देखते हैं, देखिए, various factor determine the size of investment in company makes in accounts receivable। अकाउंट्स रिसीवेबल का जो साइज है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अगर कंपनी ज़्यादा लंबा क्रेडिट देती है तो सेल बढ़ जाती है, रिसेल इंक्रीज हो जाता है। कम क्रेडिट देती है तो सेल कम, रिसीवेबल कम। क्रेडिट टर्म्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कंपनी जल्दी पेमेंट पर कितना डिस्काउंट दे रही है, एक तरह से कैश डिस्काउंट।
पॉलिसीज ऑफ फर्म सिलेक्टिंग क्रेडिट कस्टमर्स, कंपनी का क्रेडिट एनालिसिस कैसा है, किस तरह से वो कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हैं। पेइंग प्रैक्टिस एंड हैबिट्स ऑफ कस्टमर, पास्ट में कस्टमर्स की क्या हैबिट्स हैं, वो एक रिमाइंडर पे पेमेंट कर देते हैं, अपने आप पेमेंट करते हैं या बहुत डिले करके पे करते हैं। और फर्म की पॉलिसी क्या है रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कैसे हैं। आइए नेक्स्ट है यहाँ पर फैक्टर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। अब आप जानते हैं ये फोर्थ पॉइंट हम कर रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर के ऊपर कंपनी के फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब उसके अंडर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं देखते हैं। हैज ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, हिज इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स। पहला है सुपरवाइजिंग, क्या सुपरवाइज करेगा, वो सुपरवाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि कंपनी जो क्रेडिट दे रही है उसको या उसका एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज करता है। किनको दे रहे हैं, कितने समय के लिए दे रहे हैं, पैसे कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, बेड डेट्स कितना हो रहा है, कलेक्शन एक्सपेंस, सारा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू क्रेडिट ये सुपरवाइज करना फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट होता है कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट टू टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करता है टू सिलेक्ट बेस्ट पॉलिसी, टू सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शन, यानी कि फाइनेंस मैनेजर टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है इन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है डिसाइडिंग, यानी कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, किन क्राइटेरियाज पे हम कस्टमर्स को सिलेक्ट करेंगे। और स्पीड अप का मतलब हुआ रिसीवेबल को कैश के अंदर कन्वर्ट करना बाय अडॉप्टिंग एग्रेसिव क्रेडिट पॉलिसी या एग्रेसिव कलेक्शन पॉलिसी। तो फाइनेंस मैनेजर के चार एक तरह से आप कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है। इनको हम बोलते हैं SSDC। पहला सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजिंग किस चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट का। सेकंड कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट यानी कि टॉप मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करना इन टेकिंग द बेस्ट डिसीजंस। नेक्स्ट है डिसाइडिंग, डिसाइडिंग क्या, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द कस्टमर्स। स्पीड अप यानी कि फास्टली हमें रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करना है बाय एग्रेसिव क्रेडिट पॉलिसी। इसके बाद हमें दे रखा है अप्रोचेस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे। दो अप्रोचेस होती हैं, एक होता है टोटल कॉस्ट अप्रोच और एक होता है, यहाँ इंक्रीमेंटल वर्ड मिस हो गया है, इंक्रीमेंटल अप्रोच। एक होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच, दो अप्रोच होती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। अब ये फाइनेंसिंग रिसीवेबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने उधार में सेल करी, अब पेमेंट हमें 60 दिन या 90 दिन के बाद आएगी और जो अमाउंट आने वाला है वो 5 करोड़ है। अब कंपनी को 3 महीने के बाद 5 करोड़ आएंगे बट उनको पैसों की अभी ज़रूरत है। तो वो इस 5 करोड़ को अभी कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, इसके हम आपको दो तरीके बताएंगे। एक होता है प्लेजिंग और दूसरा होता है फैक्टोरिंग। प्लेजिंग के अंदर क्या होता है, कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं जैसे कि 5 करोड़, वो एक तरह से कोलेट्रल सिक्योरिटी का काम करता है। कंपनी किसी बैंक के पास जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है और जो भी उनके रिसीवेबल होते हैं उसको एज अ कोलेट्रल उनके पास रखवा देती है और उसके अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन ले लेती है। जो बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो कंपनी के जितने भी रिसीवेबल होते हैं सबको स्क्रूटनाइज करता है, यानी कि कंपनी को 5 करोड़ रुपए कितने कितने लोगों से लेने हैं। उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं हैं, जो बहुत बढ़िया कस्टमर हैं जो टाइमली पे कर देंगे। उसके बाद बैंक उनके ऊपर अपना लियन क्रिएट कर कर कंपनी को फाइनेंस कर देता है। इस चीज़ को बोलते हैं प्लेजिंग। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है और ये कंपनी की डेट्स इक्विटी रेशियो को बदल देती है, क्योंकि ऐसे में जो कंपनी ने लोन लिया है वो डेट्स के रूप में बैलेंस शीट में कंसिडर होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है प्लेजिंग। यूज ऑफ फर्म रिसीवेबल टू सिक्योर अ शॉर्ट टर्म लोन। हम अपने एक तरह से रिसीवेबल को गिरवी रखवा कर शॉर्ट टर्म लोन लेंगे।
सर्व एज अ प्राइम कोलेट्रल फॉर सिक्योर्ड लोन, और ये एक तरह से सिक्योर्ड लोन के लिए प्राइम सिक्योरिटी मानी जाएगी। द लेंडर स्क्रूटनाइज द क्वालिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, सिलेक्ट एक्सेप्टेबल अकाउंट, क्रिएट अ लियन ऑन कोलेट्रल एंड फिक्स द परसेंटेज ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल। जो बैंकर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, जितने भी रिसीवेबल है उनको स्क्रूटनाइज करता है। उसके बाद जो उसको डाउटफुल लगते हैं उसको हटा देता है, रेस्ट को सिलेक्ट करता है, उसके ऊपर लियन क्रिएट करता है और एक इंटरेस्ट डिसाइड करके अमाउंट फाइनेंस कर देता है। एडवांटेज है, ये बहुत ईजी वे है और फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप टेलर मेड है, अपने अकॉर्डिंग अपने रिसीवेबल को प्लेज करवा सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और एक कंपनी की डेट्स इक्विटी रेशियो को भी बिगाड़ देती है। एक होता है फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग में सिस्टम क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पे आई थिंक हमने डायग्राम बना रखा है, यस। लेफ्ट साइड पे आप नीचे की तरफ देखेंगे सेलर है और राइट साइड पे बायर है। वैसे तो डायग्राम बना रखा है बट मैं आपको इनमें से एक का दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। सबसे पहले बायर क्या करता है, सेलर को एक ऑर्डर प्लेस करता है। अब सेलर को ये लगता है ये तो नया कस्टमर है, पता नहीं मैं गुड्स दे दूं मेरे पैसे दे या ना दे। तो एक बैंकर होता है या एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसका नाम है फैक्टर। सेलर फैक्टर को अप्रोच करता है और कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे को एक ऑर्डर आया है इस पर्टिकुलर बायर से, तो आप मेरे को उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बताएं कैसी है। अब फैक्टर सारी छानबीन करके सेलर को रिपोर्ट दे देता है। मान लीजिए बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, कहता है बायर अच्छा आदमी है, आप उसको सामान दे सकते हैं। अब सेलर क्या करता है, सामान बायर को दे देता है, इनवॉइस दे देता है, साथ में इंस्ट्रक्शन देता है कि आप 2 महीना 3 महीने का जो पेमेंट करेंगे वो मेरे को नहीं फैक्टर को करनी है। इस बात की जानकारी सेलर फैक्टर को भी देता है, एक इनवॉइस उसको भी देता है। अब फैक्टर क्या करता है, एक बारी बायर से कोऑर्डिनेट करता है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? बायर कहता है यस। तो अब फैक्टर फाइनेंस कर देता है सेलर को। कुछ टाइम के बाद जैसे 2-3 महीने हो जाते हैं तो बायर से अब फैक्टर को पेमेंट रिसीव हो जाती है। इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बायर है उसने समय से पेमेंट करी है, सेलर को समय से पहले पेमेंट आ गई है और फैक्टर के पास सरप्लस फंड था, उसने उसके ऊपर कुछ 2 पैसे कमा लिए हैं। ये बिल डिस्काउंटिंग से अलग होता है क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर्ड होता है और फैक्टोरिंग अरेंजमेंट किसी एक्ट में कवर नहीं है। फैक्टोरिंग 2 तरह की होती है, एक होती है रिकोर्स और एक होती है नॉन रिकोर्स। रिकोर्स क्या होता है देखिए, जैसे इस सारे अरेंजमेंट में फैक्टर ने सेलर को मान लीजिए पेमेंट कर दी, 2 महीने के बाद बायर बैंकरप्ट हो गया या बायर ने पैसे नहीं दिए, तो फैक्टर सेलर के पास जाएगा और कहेगा यार आपके बंदे ने पेमेंट नहीं करी, मेरे पैसे वापस करो। तो ऐसे में सेलर को पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं रिकोर्स फैक्टोरिंग। एक होता है नॉन रिकोर्स, इसमें सेलर ये कहता है भले ही आप मेरे से कमीशन ज्यादा ले लें, लेकिन अगर कल को बैड डेट्स हुआ तो मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगा। इसमें बैड डेट्स का लॉस जो होता है वो फैक्टर बेयर करता है। दिस इज कॉल्ड नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग। इसके अलावा फैक्टोरिंग में और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप कह सकते हैं एक तो फैक्टर फाइनेंस करता है अगेंस्ट द रिसीवेबल, या आप ये भी बोल सकते हैं वो हमारे डेटर्स खरीदता है। साथ में फैक्टर्स लोगों के बारे में बताता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। वो सारे अकाउंट्स भी मेंटेन करता है। अगर आप चाहें तो अपने यहाँ से क्रेडिट डिपार्टमेंट ख़त्म कर सकते हैं। आपके जितने भी रिसीवेबल्स हैं या क्रेडिट कस्टमर्स हैं वो सारी डिटेल फैक्टर बना सकता है। फैक्टर टाइमली कलेक्शन भी कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स के फंक्शन होते हैं, जैसे क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ डिटेल्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, इसके अलावा कलेक्शन, फाइनेंसिंग या कोई इंक्वायरी वगैरह करना, ये सब फैक्टर्स करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कंपनी है फोरमोस्ट फैक्टर्स एंड मर्चेंट्स लिमिटेड, बाकी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे फैक्टोरिंग का काम भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा हमने फैक्टोरिंग में रिकोर्स और नॉन रिकोर्स लिखा है। इन केस फैक्टर इज अनेबल टू collect the amount from receivable,
देन फैक्टर कैन टर्न बैक द सेम टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिजोल्यूशन। इसके अंदर वो रिकवरी किससे करता है? सेलर से करता है। नॉन रिकोर्स फैक्टर बियर द अल्टीमेट रिस्क ऑफ लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। Factoring is flexible financial tool providing timely funds, efficient record keeping, effective management of collection. This is not considered as loan और ये बैलेंस शीट में हमारी डेट इक्विटी रेशियो को बिगाड़ता भी नहीं है। नेक्स्ट है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रेलिंक्विश अ टाइटल। रेलिंक्विश अ टाइटल का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे सेलर है इंडिया में, बायर है फॉरेन कंट्री में। अब बायर ने एक ऑर्डर प्लेस किया, अब सेलर इसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन सेलर ये सोचता है यार मैं सामान अगर उसको दे दूं तो पेमेंट तो मेरे को 2-3 महीने के बाद देगा। अब दूसरे देश का आदमी, मेरे को पता नहीं वो कैसा है कैसा नहीं, या मेरे को सामान बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो सेलर बड़ा कंफ्यूज्ड है मैं क्या करूं। फिर भी जब उसको ऑर्डर आता है तो वो एक शॉर्ट समरी बना के उस ऑर्डर के बारे में, साथ में उसकी चार्जेस कितने होंगे, अमाउंट कितना होगा, इसकी जानकारी बायर को देता है। आप इसको डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड बिल किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अब इसके बेसिस पर जो बायर है फॉरेन में, वो अपने बैंक में जाता है और वहाँ जाके बताता है कि मेरे को बाहर से सामान खरीदना है, बट एट द मोमेंट मेरे पास पैसे नहीं हैं। वहाँ से मैंने कोटेशन रिसीव करी है, ये मेरे को गुड्स आएंगे और ये उसका कोटेशन है। वहाँ का बैंक एक एलसी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, किसको? बायर को। बायर उस लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सपोर्टर को भेज देता है। जैसे एक्सपोर्टर के पास एलसी आता है, एक्सपोर्टर अपने बैंक को जमा करा देता है। उसमें ये लिखा होता है कि आप एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट कर दें और एक्सपोर्टर के बैंक को बाद में इंपोर्टर का बैंक पेमेंट कर देगा। अब एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो एक्सपोर्टर को पे कर देता है। अब एक्सपोर्टर के तो मजे आ गए, उसको तो पेमेंट रिसीव हो गई। अब यहाँ पर ये नॉन रिकोर्स सिस्टम होता है। बैड डेट्स अगर हुई तो एक्सपोर्टर का कोई नुकसान नहीं है। एक्सपोर्टर को जैसे पेमेंट आती है वो अब गुड्स भेज देता है, कहाँ पर? बाहर इंपोर्ट कर देता, सॉरी एक्सपोर्ट कर देता है फॉरेन कंट्री के अंदर। उसके कुछ टाइम के बाद जब पेमेंट ड्यू होती है तो इंपोर्टर अपने बैंक को करता है और उनका बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को क्लियर कर देता है। इन केस कुछ डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पर एक्सपोर्टर को कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं फॉरफिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, बैंक बाइज ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो बाय करता है डेटर्स, दे बाय ट्रेड रिसीवेबल, वेयर एक्सपोर्टर relinquishes राइट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम इंपोर्टर। जैसे ही एक्सपोर्टर को बैंक फाइनेंस कर देता है, एक्सपोर्टर अपना राइट रेलिंक्विश कर देता है, कहता है अब इंपोर्टर से मैं पेमेंट नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को आपने पेमेंट कर दी है। ही रेलिंक्विश हिज राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंस टू एक्सपोर्टर विदाउट रिकोर्स। ये इमीडिएट फाइनेंस होता है बैंक्स की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और ये जो अरेंजमेंट होता है ये विदाउट रिकोर्स होता है, यानी कि नॉन रिकोर्स होता है। इट इज अ यूनिक क्रेडिट फैसिलिटी अरेंजमेंट वेयर ओवरसीज बायर कैन ओपन अ एलसी इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। ये एक यूनिक अरेंजमेंट है जिसमें इंपोर्टर जो है वो एलसी ओपन करता है एक्सपोर्टर के फेवर में, गुड्स को इंपोर्ट कर पाता है ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। एलसी के लिए उसको अपने बैंक के पास जाना पड़ता है। आइए आगे लेके चलते हैं सेकंड पेज पर। आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा सा हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। एक्सपोर्टर सेल गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्टर ड्रॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्टर अप्रोचेस बैंक, बैंक पेज द एक्सपोर्टर। इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पर। पहला, जो एक्सपोर्टर है उसको अब पेमेंट का रिस्क नहीं है, तो वो एक फॉरेन कंट्री की बजाय 10-12 कंट्रीज या उससे ज़्यादा जगह सामान बेच सकता है। एक तरह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, नई ज्योग्राफीज को एक्सप्लोर कर सकता है, फॉरेन मार्केट को टैप कर सकता है। एक्सप्लोर न्यू ज्योग्राफीज।
इसके अलावा जो इम्पोर्टर है, उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो बाहर से सामान मंगा के बेच सकता है। कैन इम्पोर्ट गुड्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। एक्सपोर्टर के लिए ये जो अरेंजमेंट है, ये बहुत सिंपल और रिड्यूस्ड कमीशन कॉस्ट पे हो जाता है। एक्सपोर्टर एन्जॉयज रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक्सपोर्टर को एक चांस मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में लेके जाए और वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करें। दे गेट टू कॉम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट, फाइनेंस देयर इम्पोर्ट एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। और बाहर से जो इम्पोर्टर है वो सामान मंगवा लेता है और उसके एक नॉमिनल उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है इनोवेशन इन रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर टोटल 5 इनोवेशंस हैं जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ए बी सी डी ई, ऐसे 5 इनोवेशन करके हम पढ़ेंगे ए बी सी डी ई, जिसमें सबसे पहला है री इंजीनियरिंग रिसीवेबल प्रोसेस। इसको हम जरा समझेंगे। री इंजीनियरिंग का मतलब होता है फंडामेंटल रीथिंक, फंडामेंटल रीडिजाइन। आप अपने पुराने सारे सिस्टम को छोड़ दें, एक नए सिरे से सोचना शुरू करें। इस चीज को बोलते हैं री इंजीनियरिंग। आप अपने रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर फंडामेंटल रीथिंक करें, फंडामेंटल रीडिजाइन करें। इसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। इसमें हम आपको 3 काम बताएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो सेंट्रलाइजेशन का करना है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो भी आपके हाई कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हैं या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस एक ही जगह से कंट्रोल होने चाहिए। इससे रिकवरी में स्पीड अप हो जाता है। दूसरा, अब पेमेंट मेथड सिर्फ एक चेक नहीं है, बल्कि ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। और तीसरा होता है कस्टमर ओरिएंटेशन। आप अपने कुछ स्पेसिफिक कस्टमर या कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ओरिएंटेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किस तरह से आपको पे करें और जल्दी पेमेंट के क्या फ़ायदे हैं। आप उनको कुछ डिटेल्स इसके बारे में बता सकते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम चला सकते हैं, एक केस स्टडी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आइए थोड़ा मैं री इंजीनियरिंग के अंदर आपको बताता हूँ अब। Reengineering is a fundamental rethink and redesign of business process by incorporating modern business approach. अब ये मॉडर्न बिजनेस अप्रोच क्या है वो यहाँ देखेंगे। फॉलोइंग एस्पेक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव मैनेजमेंट अकाउंट रिसीवेबल। पहला है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ हाई नेचर ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जो भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सेंट्रलाइज करना। इससे आपका जो अटेंशन है वो एक ही जगह फोकस होगा और आप स्पीडी रिकवरी कर पाएंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की। दूसरा है ऑल्टरनेट पेमेंट स्ट्रेटजीज। एक होता है डायरेक्ट डेबिट, जैसे बैंक को ऑथराइज कर दें, डायरेक्टली पेमेंट कलेक्शन आपके अकाउंट में होती रहेगी। एक होता है आईवीआर। आईवीआर के अंदर टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इंटरफेस दोनों होता है। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने पेमेंट करनी है, वो आपके आईवीआर पे कॉल करेगा। अब वहाँ पे एक ह्यूमन होगा जो उसको असिस्ट करेगा। भाई आपको पेमेंट करनी है तो आप ये नंबर दबाएं, अब आप अपने कार्ड का नंबर डालें। तो जैसे जैसे ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देता है, सिस्टम उसको ग्रास्प करता रहता है और आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट होता है कलेक्शन बाय थर्ड पार्टी। आप एजेंट्स रख सकते हैं, उसके थ्रू कलेक्ट करा सकते हैं। लॉगबॉक प्रोसेसिंग, हम लोग कुछ चेक ड्रॉप बॉक्स लगा सकते हैं और बाद में उन बॉक्सेस से चेक निकाल के एक सेंट्रलाइज बैंक में जमा करा सकते हैं। आजकल इंटरनेट के थ्रू भी पेमेंट होती है, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, या आजकल पेटीएम, गूगल पे, फोन पे बहुत चलता है। ये सब कुछ ऑल्टरनेट पेमेंट स्ट्रेटजीज हैं। ये इनोवेशंस हो रही हैं रिसेल मैनेजमेंट के अंदर। एक होता है कस्टमर ओरिएंटेशन, वेयर कस्टमर हैव some strategic importance to the firm. A case study approach may be followed to develop good customer relation.
कुछ ऐसे कस्टमर हो सकते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी की स्ट्रेटजीज को फुलफिल करने में वो मदद करते हैं। ऐसे लोगों का ग्रुप बना के एक केस स्टडी के माध्यम से कंपनी उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकती है और पैसे जल्दी कलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। जब भी आप सेल करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिस्क को इवैल्यूएट करना है। उसके बाद कंट्रोल असेस करना है, यानी कि कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है, और जो भी रिस्क है उसको एलिमिनेट करना है। लाइक अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो आप देखिए इसमें रिस्क कहाँ पर है। जो भी बैड कस्टमर्स हैं या जो डिफॉल्टर्स हैं, आप उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करके उनको एलिमिनेट कर सकते हैं अपने सिस्टम से। वन रिस्क हैज बीन प्रॉपरली असेस्ड, control can be introduced to either contain the risk to an acceptable level or to eliminate them entirely। एक बार आपको पता चल जाए रिस्क कहाँ पर है, या तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स आपने देखा होगा, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो लोग कैसे अमाउंट को रिसीव करते हैं। उन्होंने अपना पोर्टल वेबसाइट बना दिया है, वहाँ पे ईडीआई और साथ में ईएफटी के थ्रू, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ईएफटी, इसके थ्रू वो अमाउंट कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑटोमेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम, आप रिसीवेबल को ऑटोमेट कर दें, बिकॉज जो मैनुअल सिस्टम है वो बहुत कम्बरसम होता है, बहुत उसमें टाइम लगता है। पहला है रिसीवेबल, सॉरी, इफ अ ट्रांजेक्शन of credit sale is to be recorded, the system increase the amount of customer owes to the firm, reduces inventory and purchase and record the sale। मैं इसका मतलब बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट सेल करा, आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिस्टम क्या करेगा, इन्वेंट्री को कम कर देगा, क्योंकि सेल करने से गुड्स चले गए हैं। डेटर्स के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा और सेल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देगा। ये है ऑटोमेटेड सिस्टम रिसीवेबल से रिलेटेड। नेक्स्ट, रिसीवेबल कलेक्शन प्रैक्टिस। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको सेल और कलेक्शन के टाइम गैप को कम करना है। यानी कि द फंडामेंटल रूल ऑफ साउंड रिसेल मैनेजमेंट शुड बी टू रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सेल्स एंड कलेक्शन। इसके बाद है ई, यूज ऑफ फाइनेंशियल टूल्स। इसमें सबसे पहला है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब होता है, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखें, उसका सिबिल स्कोर देखें, उसकी क्रेडिट रेटिंग देखें, उसके बाद ही उसको गुड्स बेचें, अदरवाइज ना बेचें। नेक्स्ट, क्रेडिट ग्रांटिंग। ये होता है डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसमें क्या होता है, देखिए, आप एक डिसीजन ट्री के माध्यम से भी डिसाइड कर सकते हैं। लेट से सेल है 5 लाख की और कॉस्ट है 4 लाख। 90% चांस है पेमेंट आ जाएगी, 10% चांस है पेमेंट नहीं आएगी। अब 90% चांस है पेमेंट आ जाएगी। अगर पेमेंट आ जाएगी, योर प्रॉफिट विल बी 1 लाख, तो 1 लाख कमाने के 90% चांस है। अगर पेमेंट नहीं आई तो आपके 4 लाख रुपए डूब जाएंगे। 4 लाख डूबने के 10% चांस हैं। अगर आप देखेंगे, 1 लाख का 90% होता है 90,000 और 4 लाख का 10% होता है 40,000। स्टिल आपको 50,000 का फायदा है।
ऐसा आप एक डिसीजन ट्री बना सकते हैं। उसके बेसिस पे आप देखिए कि नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अगर नेट इम्पैक्ट आपको लगता है पॉजिटिव है, देन यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। इसमें बेसिकली आप मॉनिटर करते हैं अपने डेटर्स को, और जो लोग लेट पे करते हैं उनके साथ फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन पॉलिसी। कलेक्शन पॉलिसी एफिशिएंट और टाइमली होनी चाहिए, जिससे फंड्स ज़्यादा ब्लॉक ना रहें। ये बेसिकली वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई जो हमने ऊपर पढ़ा था। लास्ट इसमें सिस्टम होता है मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। हमें रिसीवेबल को मॉनिटर करना है। एक हम रिजल्ट को मॉनिटर कर सकते हैं बाय कंप्यूटिंग एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल, यानी कि एसीपी के माध्यम से, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं, ये हम रेशियोज में भी सिखाते हैं। उसके बेसिस पर आप अपने रिसीवेबल को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपका एसीपी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब फंड ज़्यादा दिन के लिए ब्लॉक है, और अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब आप जल्दी रियलाइज कर रहे हैं। दूसरा होता है एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए एजिंग शेड्यूल, देखिए एक बार यहाँ पर, जैसे एक क्वार्टर 30 जून को खत्म हुआ। अब आप ये देखिए कि आपको 30 जून को कौन कौन से पैसे लेने हैं। आपने कहा 1 जून को हमने सेल करी थी, वहां से लेकर 30 जून तक हमें कुछ अमाउंट नहीं आया, वो ये वाला अमाउंट है। एक सेल हमने 1 मई को करी थी, वो पैसा भी हमें अभी तक नहीं आया, वो ये अमाउंट है। एक सेल हमने 1 अप्रैल को करी थी, उसका ये वाला अमाउंट है। एक सेल 1 मार्च को करी थी, उसका ये अमाउंट है। अब देखिए जो 1 जून की सेल थी, उसको 30 जून को 30 दिन हो चुके हैं। जो 1 मई को आपने सामान बेचा था, उसको 60 दिन हो चुके हैं। 1 अप्रैल वाले पैसे नहीं आए, वो 90 दिन, और 1 मार्च वाले नहीं आए, 120। अब आपके पास ये टोटल अमाउंट आ गया। आप ये देखें कि ये वाला जो टोटल अमाउंट है, ये इसका कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, और ये कितने परसेंट है। इसके बाद अब आप आ जाएं 30 सितंबर, अगले क्वार्टर एंडिंग। 1 सितंबर से 30 सितंबर, 1 अगस्त से 30 सितंबर, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 जून से 30 सितंबर। ये भी 30, 60, 90, 120 डेज है। अगर एजिंग शेड्यूल आप बनाते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपके पास लिक्विडिटी आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए सपोज ये वाले 12% आते हैं, और यहाँ पर आ गया 15%, ये 20% था और यहाँ आ गया 50%। इसका मतलब ये है आप कुछ जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं। पहले 30 दिन वाला जो कलेक्टेबल अमाउंट था वो 12% था, अब वो 15% है। 60 दिन वाला अमाउंट पहले 20% था, अब 50% है। इसका मतलब अब आप जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं, आप एज निकाल रहे हैं रिसीवेबल की या डेटर्स की। लास्ट होता है डेट्स कलेक्शन प्रोग्राम। डेट्स कलेक्शन प्रोग्राम में आप मॉनिटर करते हैं अपने डेटर्स को, कस्टमर को इंटीमेट करते हैं जब पेमेंट ड्यू होती है, ईमेल भेजते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं, अगर नहीं देते तो लीगल नोटिस भेजते हैं, और लीगल एक्शन भी लेते हैं ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स। तो एक तरह से ये हम लोग कर रहे हैं मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल मॉनिटरिंग के 3 तरीके हो गए। एक एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना, दूसरा एजिंग शेड्यूल निकालना, और तीसरा डेट्स कलेक्शन प्रोग्राम चलाना। ये 3 तरीके से आप अपने रिसीवेबल को मॉनिटर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन इसके डिस्कस करूंगा, जिससे आपका चैप्टर 1 को में अच्छे से रिवाइज हो जाए। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, देख सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। अ ट्रेडर whose current sales are in the region of 6 lakh per annum, an average collection period of 30 days, wants to pursue a more liberal policy to improve sales. इनकी करंट सेल है 6 lakhs, 30 दिन का ये उधार देते हैं। A study made by management consultant to reveal the following information.
क्रेडिट पॉलिसी ए बी सी डी, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड। ये इंक्रीज दे रखा है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन। ऐसा करने से इंक्रीज इन सेल्स दे रखी है, प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड भी गिवन है, यानी कि बेड डेट्स। सेलिंग प्राइस है 3, एवरेज कॉस्ट है 2.25। इस चैप्टर में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जहां भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है 2। 2.25 में 2 तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट और 0.25 हो गई फिक्स कॉस्ट। करंट बेड डेट्स है 1%, और आप देख रहे हैं हर पॉलिसी में बेड डेट्स इंक्रीज हो रहा है। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20%, रिक्वायर्ड रिटर्न है 20% और 360 डेज है। एनालाइज विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन, हमें बताना है कंपनी को कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। यहाँ पे कंपनी लिबरल हो रही है बिकॉज वो लॉन्गर क्रेडिट अपने कस्टमर्स को दे रही है। हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, उसमें लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। एक तो हो गया प्रेजेंट, और प्रपोज में हमारे पास 4 पॉलिसीज हो गई, ए बी सी डी। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। ये हम आपको टोटल कॉस्ट अप्रोच से करा रहे हैं। अभी सेल्स है 6 लाख, यहाँ पे सेल 30,000 इंक्रीज हो जाएगी, 630। यहाँ 48,000 इंक्रीज हो जाएगी, 648। 75,000 इंक्रीज हो जाएगी, 675। और लास्ट में 90,000 इंक्रीज हो जाएगी, 69। ऐसे एक बारी आप यहाँ पर सेल के यूनिट्स निकाल लें। जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए पर यूनिट है, तो यहाँ तो हम बेच रहे हैं 2 लाख यूनिट, 6,30,000। यहाँ बेच रहे हैं 2,10,000 यूनिट, 6,48। 2,16,000, 6,75, 2,25, 6,90, 2,30। हम इतने यूनिट्स बेच रहे हैं। अब यहां से हम टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे। एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा 2.25 पर यूनिट हमारी एवरेज कॉस्ट है, जिसमें वेरिएबल है 2 और फिक्स्ड है 0.25। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 2 लाख इंटू 2, 2,10,000 इंटू 2, 2,16,000 इंटू 2, 2,25,000 इंटू 2 और 2,30,000 इंटू 2। फिक्स कॉस्ट 2 लाख इंटू 0.25। 2.25 में अगर 2 रुपए वेरिएबल है तो 25 पैसे फिक्स्ड हो गई। अब जो फिक्स्ड होती है वो हर केस में सेम रहेगी, यानी कि सब केस में 50,000 आ जाएगी। सब केस में 50,000 आ गई। अब हम बेड डेट्स लेंगे। बेड डेट्स सेल का 1% बेड डेट्स है, 1%। हम 6 लाख का 1% निकालते हैं, 6,000। 1.5% निकालते हैं सेल का, 6,30,000 का 1.5%, 9,450। 2% निकालते हैं सेल का, 12,960। सेल है 6,75,000,
इसका 3% निकालते हैं, 20,250 और 6,90,000, इसका 4% निकालते हैं, 27,600। ये हमने बेड डेट्स यहाँ लिख दिए। अब जैसे ही हम बेड डेट्स इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। 6 लाख माइनस 4 लाख माइनस 50,000 माइनस 6,000, 1,44,000। सेकेंड केस में 150 550 550। नेक्स्ट 153,040। नेक्स्ट 154,750। लास्ट 152,400। अब हम यहां से टैक्स तो दे नहीं रखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे और ये प्रॉफिट आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगी देखिए, हमारे ये वाले पैसे ब्लॉक हैं, जो भी हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में पैसे लगाए, एक तरह से वो हमारी इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल है। अब पेमेंट हमको आएगी 30 डेज के बाद और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। तो एक बारी हम इसका टोटल करते हैं, 4 लाख और 50,000, 4.5 लाख। 4.5 लाख पर 20%, 30 डेज, 30/360 कितना आता है देखते हैं। 7,500। तो एक तरह से प्रॉफिट आ जाएगा 144 माइनस 7,500, 136,500। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। मैं एक बार ये आंसर चेक कर लेता हूँ, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ मेरे से। यू वेट फॉर अ मिनट। आई थिंक इट इज परफेक्टली ऑल राइट। राइट, अब सेकेंड केस में क्या होगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल है, 210 इंटू 2, 4,20,000 यानी कि 4,70,000 इंटू 20% इंटू, यहाँ कलेक्शन में 10 दिन का इंक्रीज हो रहा है, पहले 30 डेज का क्रेडिट था, अब हो जाएगा 40/360। यहाँ पे इतना है, 432 प्लस 50, 482। 20% इंटू, यहाँ 20 डेज का इंक्रीज है, 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। यहाँ पर 5 लैक्स, 20% इंटू 30 यानी कि 60 डेज हो गया। लास्ट 460 प्लस 50, 510 इंटू 20%, 75/360, 75/360। ये हमारा एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, रेस्ट इज अवर प्रॉफिट। जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा आंसर आएगा आप उसको
ऑप्ट करेंगे। आप ईबीटी में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका इसमें आंसर ज़्यादा आता है तो आप कहेंगे पॉलिसी प्रपोज्ड पॉलिसी बी शुड बी ऑप्टेड बिकॉज़ इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय दिस मच रुपी। कितने का इंक्रीज हो रहा है वो आप मेंशन कर देंगे। इस तरह से आप इसको करेंगे सॉल्व। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलूंगा। यहाँ से आइएगा। देखिए, अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल ऑफ 12 lakhs। अभी 12 लाख की सेल कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 45। ये क्रेडिट टर्म है, 45 डेज का क्रेडिट है, बट अगर आप 10 दिन में दे देंगे तो 1% डिस्काउंट। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज। अब कुछ लोग 10 दिन में देते हैं, कुछ 45 में देते हैं, एवरेज 30 डेज में आ जाता है। करंट बेड डेप्ट है 1.5। In order to accelerate collection process as also to increase sales, company is contemplating liberalization of existing credit terms to this month। कंपनी डिस्काउंट को बढ़ाना चाह रही है। वो कहते हैं एक की बजाय 2% डिस्काउंट देंगे तो लोग मोटिवेट होकर जल्दी पे करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एक्जिस्टिंग सेल। 12 लाख का अगर आप 1/3 निकालते हैं तो 4 लाख आता है। अब सेल 16 लाख हो जाएगी। बेड डेट्स हो जाएंगे 2% ऑफ सेल्स और एसीपी डिक्लाइन 20 डेज पे आ जाएगा। डिक्लाइन बाय नहीं है, टू है, डिक्लाइन टू 20 डेज। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 22%। अब अगर कंट्रीब्यूशन 22% है तो वेरिएबल कॉस्ट 78% हो गई सेल की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15% प्री टैक्स, 50% and 80% of customer in terms of sales revenue are expected to avail cash discount under existing terms and liberalization scheme respectively. Tax rate 30%. Advise the company change in credit terms. Assume 360 days in a year. एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लें, फिर इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। एक है प्रेजेंट, एक प्रपोज। सबसे पहले सेल्स 12 लाख 16 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 22% है तो रेस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। सेल का 78%, 12 का 78%, 9.36, 9.36। और यहाँ पर 16 लाख इंटू 78%, 12,48,000। बेड डेट्स पहले बेड डेट सेल का 1.5% था। मैं 12 लाख का 1.5% निकाल रहा हूँ। 12 लाख का 1.5%, 18,000। और अब सेल का 2% है, 16 लाख का 2% हुआ 32,000। इसके अलावा डिस्काउंट, पहले हमारी आधी सेल डिस्काउंट पे होती थी, यानी कि 12 लाख का हाफ, और डिस्काउंट का परसेंट था 1। अब 80% सेल डिस्काउंट पे हो रही है और डिस्काउंट का परसेंट है 2, और डिस्काउंट का परसेंट है 2, 2% डिस्काउंट। चेक करते हैं अमाउंट कितना आया।
6000 25,600 आई थिंक और तो कुछ भी नहीं है। अर्निंग बिफोर टैक्स 2,40,000 इस पे टैक्स लगा दे 30%। टैक्स रेट इज 30%। 72,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स 168। राइट साइड पे देखते हैं। 2,94,400 इस पे 30% टैक्स 88,320। अब चेक करते हैं कितना बचता है। 206,080। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ 15% प्री टैक्स है। आपको ये रेट पोस्ट टैक्स लेना होगा क्योंकि आपने जो प्रॉफिट है वो टैक्स करके निकाल दिया है। तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पोस्ट टैक्स लेंगे। तो 15% में अगर आप 1 माइनस टी कर दें तो पोस्ट टैक्स परसेंटेज आ जाएगी 10.5%। आइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पे निकलेगी 9,36,000 10.5% 30 डेज कितना होता है देखते हैं। 8190 यहाँ पर 12,48,000 10.5% 20 डेज 7280। पहले हम कमा रहे थे 159,810 और अब 198,800। तो हम कहेंगे कंपनी को एक पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जो प्रॉफिट है वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हो रहा है। ये सवाल जो हम कर रहे हैं ये टोटल कॉस्ट अप्रोच से कर रहे हैं। आइए मैं आपको अब यहाँ से आगे लेके चलूंगा। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज ऑन फैक्टोरिंग। जरा समझते हैं क्या है। A factoring firm has credit sale of 360 lakhs and its ACP is 30 days। देखिए, क्रेडिट सेल्स है 360 लाख। क्वेश्चन कहता है एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, यानी कि 30 दिन की सेल हमारी एक तरह से क्रेडिट पर है। अगर मैं अपना डेटर्स निकालना चाहूं तो वो ऐसे आएगा 360 इंटू 30/360 30 लैक्स। ये मेरा रिसीवेबल है। पूरे साल की सेल 360 लैक्स है, लेकिन जो रिसीवेबल है वो 30 लैक्स है क्योंकि पेमेंट 30 दिन लेट आती है। फाइनेंशियल कंट्रोल एस्टिमेट बेड डेट्स आर अराउंड 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। अभी हमारे बेड डेट्स होते हैं क्रेडिट सेल का 2%, 360 लाख का 2%, विच इज 7,20,000। द फर्म स्पेंड 140 एनुअली ऑन डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमारा 140 डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन पे लगता है, मतलब डेटर्स की देखभाल में लगता है। दिस कॉस्ट कंप्राइज टेलीफोन एंड फैक्स बिल along with स्टाफ सैलरी। दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। ये अवॉइड हो सकते हैं। इट इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। अ फैक्टरिंग फर्म इज ऑफर्ड टू बाय फर्म रिसीवेबल। एक फैक्टरिंग फर्म है, वो कहते हैं हम आपके ये फैक्टर्स सॉरी ये डेटर्स हम बाय कर लेंगे।
द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, 1% वो कमीशन लेंगे। अब जो वो अमाउंट फाइनेंस कर रहे हैं वो 30 लाख कर रहे हैं। कहते जी हमें कमीशन चाहिए, तो कमीशन 30 लाख का 1% डिमांड किया गया, यानी कि 30,000। वो क्या करते हैं, कमीशन का अमाउंट इसी में से रखते हैं। जैसे कहते हैं हम आपको 30 लाख फाइनेंस करेंगे, अब 30,000 हमारा कमीशन है, तो हम एक काम करेंगे, आपको 29,70,000 ही फाइनेंस करेंगे। आगे दे रखा है, एंड विल पे एन एडवांस रिसीवेबल एट एन इंटरेस्ट ऑफ 15% आफ्टर विदहोल्डिंग 10% एज रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं हम पूरा फाइनेंस नहीं करेंगे, हम रिजर्व भी रखेंगे 10%, यानी कि 3 लाख रुपए का। हम आपको 26,70,000 ही देंगे। 30 लाख रुपए आपके डेटर्स हैं, हमारा 30,000 कमीशन आप हमें दें। एक काम करते हैं, आप मत दो, हम जो आपको फंड्स देंगे उसी में से काट लेते हैं। तो 30,000 हमने आपका कमीशन काट लिया, 3 लाख हम रिजर्व रख रहे हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइनेंस यू 90%, नॉट 100%। तो ये आ गया 26,70,000। अब इसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जो आप हमें देंगे 15% से, और 30 डेज के लिए। चेक करके देखते हैं कितना आता है। 26,70,000 15% इंटू 30, ये आ गया 33,375। ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो फैक्टर हमसे दो चीज चाह रहा है, एक कमीशन और एक इंटरेस्ट। अब हमें ये देखना है, ये जो कमीशन है ये एक बार का है, ये कमीशन एक बार का है, तो पूरे साल का कितना? दिस इज ऑफ 30 डेज, तो 360 डेज का कितना? सिमिलरली ये जो इंटरेस्ट है ये एक बार का है 30। हम कंटिन्यूस फैक्टरिंग कराएं, मतलब हर महीने फाइनेंस लें, हर महीने, ये तो एक ट्रांजैक्शन का है, तो टोटल कितना बैठेगा वो चेक करते हैं। $7,60,500 ये साल भर का बैठेगा, और अगर हम फैक्टरिंग लेते हैं तो ये हमारा सेव हो जाएगा और ये कॉस्ट आएगी। हमारे हिसाब से फैक्टरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ मेंशन ना हो तो फैक्टरिंग को नॉन रिकोर्स मान के सॉल्व करते हैं, यानी कि बेड डेट्स का जो रिस्क है वो फैक्टर का रहेगा। जब हम फैक्टरिंग ले लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने सिर्फ जैसे पहले महीने का 30 लाख रुपए जो था वो फाइनेंस कराया है। अगर हम हर महीने इसको फाइनेंस कराएं, क्योंकि वी आर मेकिंग अ क्रेडिट सेल ऑन 30 डेज, 360 लाख जो सेल है वो पूरे साल की है, एक महीने की जो सेल है वो 30 लाख है। अब मान लीजिए जनवरी में जो पैसा बेचा वो फरवरी में आएगा, तो आपने ये जो कमीशन निकाला है ये जनवरी का निकाला है, जो इंटरेस्ट निकाला है वो जनवरी का निकाला है। फिर आप फरवरी में जो क्रेडिट सेल करेंगे उसका पैसा मार्च में आएगा, उसके ऊपर भी आपको फाइनेंस कराने में कमीशन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस वजह से मैंने कमीशन इंटरेस्ट पूरे साल का निकाला है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, जो 360 लैक्स है वो पूरे साल की सेल है। हमने 360 को लिया ही नहीं, हमने 30 लैक्स को लिया है, एक महीने की सेल। अब एक महीने की सेल है 30 लाख। अब पैसे हमें महीने भर बाद आएंगे, क्योंकि क्रेडिट पीरियड 30 डेज है। हमने फैक्टर को बोला ला अभी दे दे, तो उसने कहा ठीक है लो अभी ले लो मेरे से पैसे, मैं 10% काट के आपको दूंगा, इसके बदले आप मेरे को कमीशन इंटरेस्ट दें। तो जो कमीशन इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो एक महीने की सेल के लिए दे रहे हैं, और आपको मालूम है अगले महीने भी ऐसा होगा, थर्ड मंथ भी ऐसा होगा, तो पूरे साल का जो कमीशन इंटरेस्ट बनेगा वो ये वाला अमाउंट बनेगा। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा विच इज ऑन इंक्रीमेंटल अप्रोच। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। PQR लिमिटेड हैविंग एनुअल सेल्स ऑफ 30 लाख इज रिकंसिडरिंग इट्स प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी। 30 लाख का सेल कर रहे हैं, एट प्रेजेंट ACP is 50 days and bed debts 5%. Company is incurring an expenditure of 30,000 on accounts of collection of receivable. Cost of fund is 10%. The alternate policies are
40 and 30 bed debt loss collection expense. Determine alternate on the basis of incremental approach and state which alternate is more beneficial. आपको बताना है कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़रा समझिएगा। एक तो हमारे पास प्रेजेंट ऑप्शन है, एक है प्रपोज का 1 और एक प्रपोज का 2, राइट। मैं आपके सामने लिखता हूं यहां पर बेड डेट्स। अभी हमारा बेड डेट्स 5% है और हमारी एनुअल सेल है 30 लाख। जब हम अ, कम क्रेडिट दे रहे हैं, कलेक्शन पीरियड कम कर रहे हैं, तो सेल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हम मान के चलेंगे सेल उतनी की उतनी है, तो 30 लाख का 4%, 30 लाख का 3%। अगर 5% निकालें तो 1.5 लाख आएगा, 4% निकाले तो 1,20,000 आएगा, 3% निकाले तो 90,000 आएगा। अब आप मेरे को बताएं, सेविंग्स इन बेड डेट्स, यहाँ पे सेविंग्स कितनी हो रही है? 30,000 की। 1.5 लाख से 1,20,000, तो हमें 30,000 की सेविंग्स हो रही है इस जगह। यहाँ पर 60,000 की हो रही है सेविंग्स। अब लॉस ऑफ इंटरेस्ट, पहले हम लोग 50 डेज में कलेक्शन करते थे। अब जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में दूर दूर तक वेरिएबल फिक्स कॉस्ट हमें दे नहीं रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स पे ही निकाल देंगे। 30 लाख का 10% इंटू 50/360। अगर कुछ दे नहीं रखा तो एक साल में 360 दिन ही ले लेंगे, 360 डेज एक साल में। तो ये देखते हैं कितना आता है। 41,667, 4 लाख 41,666। 30 लाख का 10%, 40/360, 33,333। 30/360, 25,000। इसमें सेविंग्स कितनी हो रही है? सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 8,334 की। और दूसरे केस में 16,667 की। कलेक्शन एक्सपेंस, हमारे प्रेजेंट कलेक्शन एक्सपेंस कितने हैं? 30,000, फिर है 60, फिर 95, 30, 60, 95। इंक्रीज इन कलेक्शन एक्सपेंस 30,000 और 65,000। हम सेविंग्स इन बेड डेट्स लेंगे, सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे, इंक्रीज इन कलेक्शन एक्सपेंस, और यहाँ पे नेट बेनिफिट निकालेंगे। अब ये दोनों तो प्लस करेंगे, ये हो गया 38,334 माइनस 30,000,
833 11667। यहाँ इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज़्यादा आता है प्रेजेंट के मुकाबले, तो एक तरह से कंपनी को लास्ट ऑप्शन ऑप्ट करनी चाहिए। ये हमने क्वेश्चन किया आपके साथ इंक्रीमेंटल अप्रोच पर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम आपके साथ आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे इसकी, उसके अंदर आपके साथ कैश मैनेजमेंट का जो इसका यूनिट है वो रिवाइज करेंगे। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा लेक्चर 5 में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।